हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। और अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ तो मैंने जो है 12th क्लास के रिगार्डिंग इंडियन इकनॉमी, क्योंकि बहुत सी बोरिंग चैप्टर है ये, बोरिंग क्या कह सकते हैं ना कि हिस्ट्री पे अपना जो है पूरा बेस है। तो लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसे इंटरेस्टिंग टाइप से क्यों ना पढ़ें। और आपको जैसा कि पता है कि क्वेश्चन जो हैं आपके एमसीक्यू टाइप्स के आपके उसमें बन रहे हैं। तो हमारा जो काम यहाँ पर यही होगा कि आपको वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो एमसीक्यू बन सकते हैं उनकी एक रिवीजन क्लास मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप यहाँ पर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप सबको। और जैसा कि अगर आपको ये चीज़ पसंद भी आती है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो जैसा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें लिखा ही है कि याद रखने वाली योग्य बातें वन लाइनर की सारी चीज़ें कि पहला पॉइंट है गतिहीनता। गतिहीनता की अगर बात करें, गतिहीनता मतलब है स्टेग्नेशन। तो ऐसी क्या चीज़ होती है गतिहीनता? हम सिंपल सी बात होती है जिसमें कोई गति नहीं होती, और इसमें भी यही कह रहा है कि गतिहीनता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं होता। यानी जो चीज़ 5 साल पहले थी वो 5 साल बाद भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसको हम गतिहीनता यानी स्टैग्नेशन कहते हैं। तो ये गतिहीनता जिसके साथ लग जाएगा, ठीक है, अगर ये कृषि के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो कृषि 5 साल पहले जैसी थी और 5 साल बाद भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड इसमें पॉइंट तो आपको गतिहीनता का मतलब समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ होता है। अब दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है कृषि की गतिहीनता के कारण। देखो यहाँ वर्ड आ गया कि कृषि की गतिहीनता, तो आप समझ चुके होंगे कि गतिहीनता का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी पहले कृषि कैसी थी और आज के टाइम में भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो कहता है कृषि की गतिहीनता के क्या कारण थे, यानी ऐसा क्या कारण था जिससे आपका कृषि में कोई बदलाव नहीं आया, यानी उसमें कोई कह सकते हैं विकास डेवलप नहीं हुआ, वो क्या क्या चीज़ें थी। तो कॉजेज़ ऑफ स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, जिसमें आपका जो है क्या है, भू राजस्व की विभिन्न प्रणालियाँ। उस टाइम यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ भू राजस्व की प्रणालियाँ जो चल रही थी, जैसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी प्रथा जो थी जिसमें हम क्या करते थे कि जो हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो है हमारे ज़मींदारों को एक तरीके से लोगों को हायर करके और वहाँ के जितने भी किसान हैं उनकी ज़मीनों से लगान वगैरह वसूला करते थे। और लगान इतना ज़्यादा होता था कि जो किसान लोग हैं वो उनको अच्छे तरीके से क्या कह सकते हैं कि अगर ये कि अगर लगान इतना ज़्यादा और होगा तो उससे आपका क्या होगा कि आप पूरा का पूरा पैसा जो है आप अपनी कृषि में लगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप लगान ही इतना ज़्यादा दे रहे हो। तो यही एक वजह थी कि आपका जो है कृषि जो है एक गतिहीनता थी, यानी भू राजस्व की प्रणाली थी, यानी लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी तो बदले में ओबियसली क्या करते थे, ज़मींदारी प्रथा के अकॉर्डिंग वो लगान ब्याज जो है उस ज़मीन का दिया करते थे उन ज़मींदारों को, और वो ज़मींदार जो है वो ब्रिटिश को दिया करते थे। दूसरा ही तकनीक। तकनीक मतलब ये कह सकते हैं कि उस टाइम भी तकनीक इतना कुछ खास नहीं था लोगों के पास, और जो गरीब किसान थे जिनके पास कोई ऐसा तकनीक ना ट्रैक्टर वगैरह, तो बात की अभी आया है रिसेंटली, लेकिन उस टाइम तो ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं, वो कहते थे ना दो बैल वगैरह उनको उनके आगे हल लगा दिया और फिर उससे वो जो है खेती करते थे। तो तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं था, और वो जो गरीब थे उससे भी गरीब तबके वाले जो लोग थे जिनके पास बैल भी नहीं थी तो वो फिर खुद से ही जो है उसको काम किया करते थे। तो तकनीक, अब एक इंसान कितना काम कर सकता है ये भी हम सारे जानते हैं। तो कह सकते हैं कि तकनीक में भी जो है कोई परिवर्तन नहीं था, तकनीक भी हमारा जो है निम्न स्तर का ही था,
ठीक है। और सिंचाई की सुविधा का अभाव, यानी उस टाइम हमारे पास ऐसे नहर जो थे या कुएं वगैरह थे वो बहुत ही कम थे, ठीक है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि लोगों को जो है, अगर सीधी सी बात है, वो जो ज़मींदार वगैरह थे उनके अगर हिस्से में कुएं आते थे तो वहाँ से अगर कोई किसान वगैरह पानी लेता था तो उसको जो है एक रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी, ठीक है, कि हमने जो है यहाँ से पानी लिया है तो आपको पे करना है, यानी पानी के लिए भी आपको जो है पैसे पे करने पड़ते थे। तो किसान क्या करते थे, वो किसान जो थे वर्षा पर निर्भर रहते थे, यानी अगर बरसात होगी तो सीधी सी बात है आपकी फसल अच्छी खासी होगी, और अगर बरसात नहीं हुई, अगर बंजर ज़मीन हो गया तो आपका जो है फसल ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ सुविधा का अभाव था उस टाइम, जो किसान वगैरह को उस टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है ना। और चौथा जो पॉइंट इसमें है, रासायनिक खादों का निर्णय प्रयोग, यानी उस टाइम जो है रासायनिक खाद का प्रयोग हम जो थे वो किसान लोग जो है कम कर पाते थे। वजह यही थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रासायनिक खाद वगैरह और अच्छी किस्म की बीजों का प्रयोग करते, ठीक है। तो ये कुछ वजह थी जिनके वजह से आपकी कृषि जो थी गतिहीनता हो गई। तो आपसे एमसीक्यू में यही पूछ सकता है कि कृषि की गतिहीनता के क्या कारण थे, तो ये अगर ऑप्शनल में इनमें से कोई भी अगर आपके उसमें होता है तो आप जो है मार्क करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है कृषि का वाणिज्यकरण। अब वाणिज्यकरण का मतलब ये सिंपल सा है कि पहले जो किसान लोग थे वो निर्वाह खेती करते थे। निर्वाह खेती का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ अपने लिए ही करते थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश वालों ने जो है उनको एक सुझाव दिया, हालांकि वही सुझाव था, उनका भी एक मोटिव था उस सुझाव के पीछे, कि उन्होंने जो है उनको बोला कि आप जो है वाणिज्य यानी कॉमर्शियल जो है आप एग्रीकल्चर करिए, जिसमें आपका जो है आप उस टाइप की फसल का जो है खेती करिए जिससे जो है मार्केट में जिसे हम बेच सके और उससे हम पैसे कमा सके, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम आप थोड़ी सी खेती करते थोड़ा सा और करिए, जिससे क्या होगा आप अपने लिए भी खेती कर लेंगे और बाकी जो सरप्लस बचा है उससे जो है आप मार्केट में बाज़ार में से बेच के और आप जो है पैसे कमा सकते हैं। तो ये लोगों में एक जो है उनकी जो दृष्टि जो है वो बदल दी कि वो जो है निर्वाह खेती, यानी जो अपने लिए थोड़ी सी खेती करते थे अब उसकी जगह उन्होंने जो है व्यापारिक खेती करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये भी एक वजह था आपका वाणिज्य में। तो उसने इसमें यही लिखा है, कृषि के वाणिज्यीकरण से अभिप्राय व्यापारिक फसल का अधिक बोया जाना। अब बोलोगे ये व्यापारिक खेती कौन सी होती है, तो उसके लिए भी नीचे लिखा हुआ है व्यापारिक फसलें वह फसलें हैं जिनमें आपके क्या क्या शामिल होते हैं कॉमर्शियल क्रॉप में, कपास, जूट, गन्ना, रोपण फसलें और तिलहन आदि। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की जो है व्यापारिक फसलें कौन कौन सी थी, तो कपास, जूट, गन्ना, रोपण फसलें एंड तिलहन आदि। और खाद्य फसलें जो जिन फूड में हम कहते हैं फूड क्रॉप्स में गिनते हैं, जिसमें हमें भी पता है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चना आदि ये सारे जो हैं हमारे खाद्य फसलें जो हैं होती हैं। और ये कुछ पॉइंट थे जो आपके कृषि से रिलेटेड थे और आई होप आपको एक बार में ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब दूसरा आपका अगला है 6 पॉइंट्स में क्या, गतिहीन अर्थव्यवस्था। मैंने क्या बोला कि गतिहीन जिसके आगे लग जाता है वो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अगर ये लिखा है गतिहीन अर्थव्यवस्था तो ये कह रहा है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जब देश में वास्तविक राष्ट्रीय आय का स्तर कम रहता है या उसमें वृद्धि कम होती है। मतलब वही कह सकते हैं कि भाई जिनमें कोई परिवर्तन ना हो वो गतिहीन अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन ही नहीं होता था उस टाइम, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन खैर उस टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही हमारा कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात कर रहा है, तो हम उसी पे हम अपना फोकस करते हैं। तो उस टाइम आपकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही गतिहीन थी और उसकी वजह क्या थी, आपकी गतिहीन कृषि, यानी ऐसी स्थिति जब देश में कृषि स्थिर रहती है यानी उनमें कोई भी चेंजेस या कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आई होप आप इसमें समझ चुके होंगे। विभाजन का कृषि पर प्रभाव।
अब विभाजन यानी पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसका आप समझ सकते हैं कि खाद्यान्न की कमी हो गई उस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो कुछ हिस्सा दूसरे साइड में चला गया और कुछ हिस्सा हमारे साइड में आ गया। तो जो लोग यहाँ खेती करते थे तो यहाँ रह गए, और जो बेसिकली उस साइड चले गए दूसरी साइड तो वो वहाँ के थे। तो इस वजह से आपका खाद्यान्न की कमी जो है हुई। तो आपसे पूछ सकता है विभाजन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि उसमें खाद्यान्न की कमी हो गई, ठीक है ना। उस राष्ट्रीय आय में तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा और इसमें भी पड़ा। अब आपसे बोल सकते हैं कि भू राजस्व प्रणाली यानी लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है, तो जिसमें 3 प्रथा शामिल थी, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। अब ये तीनों प्रथा के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या पता कुछ भी पूछ ले। जमींदारी प्रथा तो आपके उसमें है, सिलेबस में प्रॉपरली है कि जमींदारी प्रथा क्या होती है कि भू राजस्व की इस प्रणाली में काश्तकार और सरकार में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वही जमींदार लोगों के बीच में और सरकार के बीच में प्रत्यक्ष संबंध जो है नहीं होता, और इस प्रथा में जमींदार की भूमि में काश्तकारों से अधिक लगान ऐंठना तक ही सीमित था। यानी जो काश्तकार यानी वही सारे लोग जिनकी ज़मीनें थीं और ज़मींदारों के पास थी, तो उनको बदले में उनको जो है लगान देना पड़ता था, और ये लगान कोई फ़िक्स नहीं था। तो ज़मींदार लोग उनसे लगान यानी काश्तकारों से लगान लेकर और वो किनको जमा कराते थे, सरकार को। तो उस टाइम की सरकार जैसे ब्रिटिश सरकार थी तो उसमें करते थे। उसके बाद है मालवाड़ी यानी महालवाड़ी का मतलब प्रथा, यानी यह भू राजस्व की वह प्रणाली जिसके अंदर सारी भूमि ग्राम समुदाय अधीन होती है। यानी ग्राम यानी वही गांव के लोगों के अधीन होती है, और ग्राम समुदाय के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से में लगान के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी वहाँ के जो गांव के जो सरपंच टाइप के जो लोग होते हैं उन पे ही जो उनके पास ही ये राइट होता है उनसे लगान वगैरह वसूल करने का। और रैयतवाड़ी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत जो है भूमि पर काश्तकारों का अलग अलग वैयक्तिक स्वामित्व होता है। ये सभी भूस्वामी व्यक्तिगत रूप से राज्य को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रथा में काश्तकारों और राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई मध्यस्थ नहीं होता। तो ये रैयतवाड़ी इस प्रथा में आपने क्या लिखा, इसमें आपने जो पढ़ा जो काश्तकार यानी जो लगान देने वाले व्यक्ति हैं का अलग अलग व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है ना, उनके अलग अलग है। और ये सभी भूस्वामी जो है व्यक्तिगत रूप से राज्य को लगान देने के लिए उत्तरदायी, यानी इसमें जो है आप राज्य को लगान देते हो, और महालवाड़ी में आप जो है ग्रामीण वालों को जो है लगान देते हो, और जमींदारी प्रथा में आप जमींदारों को जो है लगान देते थे। ओके, और ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट था, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप 13 पॉइंट को आप छोड़ दो, आप 13 पॉइंट मत पढ़ो, 14 पॉइंट आप पढ़ सकते हो कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन के परिणाम क्या थे। कि जो हस्तशिल्प थे यानी जो हाथों से बनाए जाते थे, उस समय इंडस्ट्री जो थी इंडिया में, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो थी इंडिया में 70% लोग जो थे वो कृषि पर डिपेंडेबल थे, यानी कृषि पर ही जो थे आधारित थे। बाकी के जो बचे लोग जो थे वो इंडस्ट्री पे थे, और वो जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा डेवलप तो नहीं थी, लेकिन उस समय जो इंडस्ट्री थी उसमें हम हस्तशिल्प को जो है ज़्यादा तवज्जो देते थे एक तरीके से। तो हस्तशिल्प यानी वो कलाएं जो हाथों से बनाई जाती हैं, चाहे उनमें कारपेट हो आपका या नक्काशी, किसी तरीके की डिज़ाइन वगैरह जो है बनाए जाते थे, वो सारे इनमें शामिल थे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि इसका पतन हो। उसकी वजह यही थी कि वो जो है अपने जो मशीनों से बनाए सामान हैं उनको मार्केट में बेच सके, इसीलिए उन्होंने जो है इस पे लगान वगैरह भी लगाया, और लगान कह सकते हैं एक तरह से टैक्स वगैरह लगाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स लगाया, जिससे इनको जो है बहुत नुकसान हुआ। और दूसरा राज दरबार का भी पतन कर दिया गया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ ये कि राज दरबार का जो है पतन कर दिया गया। राज दरबार में ही जो है ये जितने भी हस्तशिल्प के उद्योगों की थी ना, ये बचाव करते थे, राजा वगैरह ही इनका वो बचाव करते थे। लेकिन जब उन्हीं का पतन हो गया तो ऑब्वियसली इनको भी जो है अपने उद्योग से हाथ धोना पड़ा। तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बेरोज़गारी को बढ़ावा मिला तथा भारत इंग्लैंड के उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात करने लगा। ठीक है, भारत के उद्योगों द्वारा
भारत इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा, सॉरी मैं उसमें बात नहीं, मैं अभी आपसे यही बात कह रहा था कि वो चाहते थे कि ये हस्तशिल्प पतन का उसका पतन हो, जिसके वजह से लोग जो है इंग्लैंड के बनाए सामानों को खरीदने लगे। तो ये कुछ वजह थी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 15 पॉइंट आपका जो है, 15 पॉइंट ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय प्रमुख उद्योग कौन से थे, यानी मेन इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिसमें आपका सूती उद्योग जो है वो शामिल था, और आपका पटसन उद्योग जो था, ये दो शामिल थे उस टाइम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने समझाए हैं। उसके बाद आपका जो है ये पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें देखिए 16 में लिखा हुआ है कि निष्कासन आर्थिक निष्कासन किसे कहते हैं। तो ये कैसे कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था का नियमित नए ढंग से शोषण करना वो हो, और उपहार स्वरूप भारी मात्रा में एक देश की संपत्ति अपने देश भेजना। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्रिटेन वाले ऐसा ही करते थे कि वो जो थे यहाँ पे नियमित ढंग से शोषण करना, मतलब एक कह सकते हैं ना, ऐसा भी शोषण नहीं करते जिससे जो है लोग ये ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई नहीं 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 ये गलत है, ये गलत है। वो नियमित रूप से शोषण करते थे। और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार किस तरीके से भली भांति जो है इंडिया पे टॉर्चर करती थी। तो वही कह रहा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नियमित ढंग से शोषण करना और उपहार स्वरूप भारी मात्रा में एक देश की संपत्ति अपने देश भेजना, यही शामिल थे। साइमल्टी में कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। तो पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं जो और अधिक उत्पादन में सहयोग देती है, ठीक है ना, वह वस्तुएं जो और अधिक उत्पादन में सहयोग देती है, पूंजीगत वस्तुएं कर, यानी जिनका हम वह सारी वस्तुएं जिनका हम उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशीन है, मशीन को जो है हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते, उससे हम उत्पादन करते हैं, तो इसलिए पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स कहते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिनका स्वामित्व जो होता है सरकार के हाथों में होता है, यानी सरकार उस पर पूरा कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 19। अगर आप 19 को देखो, कह रहा है आयात की जाने वाली मदें, यानी वो कौन सी चीज़ें थी जिनको हम आयात करते थे, दूसरे कंट्री से हम मंगवाते थे। तो उसमें आपका सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े थे, और पूंजीगत वस्तुएं थी जो हम विदेशों से मंगवाते थे। तो हम निर्यात क्या करते थे, पॉइंट 20 जिसमें आपको ये लिखा है निर्यात यानी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें क्या करते थे हम, पटसन यानी हम दूसरे कंट्री में बेचते थे, कपास, चाय, तिलहन, चमड़ा और तंबाकू और खाद्यान्न, नील आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रॉपरली दूसरे कंट्री में सेल करते थे, ठीक है। तो ओबियसली फिर तो ब्रिटिश सरकार की तो हालत ख़राब होनी ही थी। वो चाहते ही थे कि भाई हम ये सारी चीज़ें रोक लगाएं ताकि वो अपने तरीके से चला सकें। कोई बात नहीं, सबका वक्त आता था, इसका भी वक्त आया, हम सभी जानते हैं इस चीज़ में। ओके, तो विदेशी व्यापार की दिशा क्या थी। तो भारत के आयात तथा निर्यात पर इंग्लैंड का एक अधिकार था। अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आयात और निर्यात पर इंग्लैंड का ही एक अधिकार था। अगर भारत का कोई बंदा किसी दूसरे कंट्री में निर्यात करता या आयात करता तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाता था, ठीक है ना, जिस वजह से वो फिर आयात निर्यात कर ही नहीं पाता था। तो देख सकते हैं हम किस तरीके से वो जो है मोनोपोली यानी एक अधिकार था। भारत की कुल आयात का लगभग 69% भाग केवल इंग्लैंड से प्राप्त होता था। अब आप समझ सकते हो कि भारत जो है 69% आयात करता था, कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है ना। तो खैर इतना कुछ आपको नहीं, बस हाँ आपको ये थोड़ा बहुत जितना भी आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को देखें। इसमें और क्या आपको जानना है, जन्म की वृद्धि की अवस्थाएं। आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें है जीवन प्रत्याशी। अगर आप 25 देखो कि एक उस टाइम यानी जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एक्सपेक्टेंसी जो थी 1951 की वो कितनी थी, 32 वर्ष। अगर यानी कि अगर से हम कह सकते हैं सिंपल सा कि अगर कोई इंसान 32 वर्ष तक जी गया तो समझ लो जी गया वो यार, उसने दुनिया देख ली, काफ़ी है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 63 साल 65 साल, लोग तो 100 साल भी जी जाते हैं। लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि शोषण ही इतना होता था, या लोग कह सकते हैं कि उतना उनको पोषण नहीं मिल पाता था, आहार नहीं मिल पाता था खाने का। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं बीमार भी बहुत पड़ते थे। हॉस्पिटलें वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और होती भी थी तो महंगी थी, जिसमें हम नॉर्मली लोग जो है इलाज नहीं करवा पाते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1951 में जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी। एक बार आप अपनी बुक में ज़रूर चेक कर लेना कि 32 वर्ष ही थी, या क्या होता है ना कभी कभी अलग बुक अपनी अपनी बताता है। लेकिन आप जो है इसे ज़रूर नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट है 25 वाला। ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है इसमें जन्म दर। जन्म दर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल जनसंख्या में से कुल जन्म लिए वाले बच्चे जो एक वर्ष में जन्म लेते हैं, और इंटू 1000। यहाँ 100 मत कर देना, अगर MCQ में 100 हो तो गलती से भी उस पर आप जो है मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें 1000 में से निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है जन्म दर। और मृत्यु दर में भी यही होता है कि एक वर्ष से कम उम्र के जो है, एक वर्ष में सॉरी मृत्यु दर बर्थ रेट है, मैं चाइल्ड का नहीं बता रहा यहाँ पे। तो जन्म दर यानी एक वर्ष में मरने वाले कुल लोगों की संख्या डिवाइड बाय कुल जनसंख्या इंटू 1000, ये आपका मृत्यु दर है। और एक वर्ष में कुल जन्म कितना लिया है डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या इंटू में 1000। तो ये कुछ आपके सामने लिखा है, आराम से आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिशु मृत्यु दर, हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना था कि शिशु मृत्यु दर क्या मतलब है, प्रति 1000 नवजात शिशु, यानी एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके मरने का जो अनुपात होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जो है शिशु मृत्यु दर क्या था, 218 प्रति 1000 कह सकते हैं। 1000 में से 218 जो बच्चे थे वो मर जाते थे, एक तरह से हम कह सकते हैं, छोटे बच्चे। और वर्तमान समय में ये 63 प्रति 1000 है। इसका मतलब हमने बहुत ही रिकवर किया है पहले के मुकाबले, और ये वजह है कि हमने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से। और हमने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं यहाँ पे, ताकि लोग जो है गरीब लोग भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप इलाज नहीं करा सकते। लोग दिल्ली में कहाँ कहाँ से आते हैं इलाज करवाने। ठीक है ना, तो इसका भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कहता है उसके बाद आपका भारत में महान विभाजक वर्ष, रहने दो, इतना कुछ खास नहीं करना है इसमें। और आपको क्या पढ़ना है, फ़िलहाल तो आपको इसमें यही पढ़ना है और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसमें देखते हैं क्या है आपका। हाँ, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं आधारिक संरचना क्या होती है। आधारिक संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं और क्रियाओं या सेवाओं से है जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास संचालन में सहायक होते हैं। यानी जो कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के विकास में, जैसे सड़क बनेगी तो ऑब्वियसली उस कंट्री का विकास में ही आ जाता है। रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात, टेलीग्राफ तो गया, टेलीफोन ही हम कह सकते हैं, संचार के साधन। यानी हम कह सकते हैं ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सड़कें अच्छी हो, रेलवे की सुविधा हो, बंदरगाह हो, वहाँ पे जल यातायात हो, ठीक है ना। यानी सामान को आसानी से इधर से उधर ले जा सके, सामान के साथ साथ इंसान भी इधर से उधर जा सके। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार ने जो है शोषण किया, इस पे तो कोई शक नहीं। लेकिन उसने जो है इंडिया में कुछ चीज़ें बनवाई, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आता है भारत में रेलवे का आरंभ। यानी ब्रिटिश शासन काल में ही इसे हुआ था और ब्रिटिशों ने ही इसको चलाया। तो कब ये हुआ था, 1853। आपसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ। तो 1853 में हुआ। ठीक है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक चली, पहली बम्बई व ठाणे के बीच में चली। ठीक है ना। ब्रिटिश भारत में रेलवे के आरंभ करने के उद्देश्य क्या थे, मैंने क्या कहा, वो अपने लिए ही कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन खैर उन्होंने इंडिया में ही बनाया, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी
बेनिफिट है। तो पहला क्या इसका था, इंग्लैंड के कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल को देश के भीतर भागों से लाकर बंदरगाह तक पहुंचाना। सिंपल सा है, ठीक है। इंग्लैंड के कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल, इंग्लैंड के कारखाने यानी इंडिया से आप सामान रॉ मटेरियल वो इंग्लैंड भेजते थे और इंडिया वहाँ से सामान बना बनाया सामान इंडिया भेजते थे, ये मोटिव था, ठीक है। यहाँ पर भी शोषण चल रहा है, लेकिन खैर उन्होंने इंडिया में रेलवे बनाया तो उसका अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्वतंत्रता के समय सड़क परिवहन की स्थिति, यानी हम ये कह सकते हैं कि सड़कें अपर्याप्त थी और कुछ सड़कें में एक बहुत बड़े अंश में कच्ची सड़कें पाई जाती। उस समय कच्ची सड़कें बहुत थी, पक्की सड़कें तो बनवाई नहीं थी इतनी कुछ खास। तो इतना कुछ ये आपका चैप्टर इतना कुछ नहीं है इसमें आपका ये टॉपिक। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं तो आप जानते ही होंगे। सीमित विदेशी व्यापार में भी नहीं है इतना कुछ खास। 43 आप देख सकते हो उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है और कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुएं, तो इतना ये भी कुछ खास नहीं है। पूंजीगत वस्तुएं मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अदृश्य मदें वह मदें होती हैं जो एक तरीके से दिखाई नहीं देती, जैसे परिवहन, रेलवे, जहाज, पर्यटन, बीमा, सीमा, ये सारे सर्विस होती है। सर्विस आपको दिखाई नहीं देती, सिंपल सा मतलब है। सेवाएं, जो सेवाएं होती हैं वो अदृश्य मदें होती हैं। उसके बाद आपका जो है ब्रिटिश भारत में दो बड़े उद्योग घराने, उस समय टाटा और बिरला, ये दो घराने थे उस समय जो बड़े माने जाते थे बिजनेसमैन में, इसमें आपका टाटा और ये था। भारत की पहली लोहा इस्पात कंपनी जमशेदपुर में स्थापित की गई, आयरन कंपनी के नाम से, टाटा एवं आयरन कंपनी के नाम से इसको स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टाटा है एवं आयरन कंपनी। और नहीं चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं भारत की पहली लोहा इस्पात कंपनी कौन सी थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रेलवे था, संचार, उत्पादन और बंदरगाह आदि ब्रिटिश के में पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का ही था, इस पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का था, ठीक है। और टैरिफ क्या होता है? टैरिफ क्या होता है? विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। यानी जब हम आयात करते हैं, यानी जब इंडिया के लोग जब आयात करते थे किसी दूसरे देश से, तो उस समय जो टैक्स लगाया जाता था उसको टैरिफ कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने ऐसी टैरिफ नीति अपनाई, भारतीय उद्योगों को कम तथा ब्रिटिश उद्योग को अधिक लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, इसको एक दिक्कत नहीं है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि के पिछड़ेपन होने की क्या क्या खासियत थी, हमने अभी पीछे भी पढ़ा, अभी पढ़ लेते हैं। जैसे जमींदारी प्रथा थी उस समय, लोग वर्षा पर निर्भर थे पूरा, और सिंचाई व्यवस्था का अभाव था, कृषि के पुराने ढंग को अपनाया जाता था। तो ये कुछ बातें थी जो हम चीज़ में करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और ये MCQ पॉइंट्स के मैंने सिर्फ आपको ये वो सारे पॉइंट्स बताए जिनको आपने इग्नोर कर दिया होगा, बट खैर अभी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप एक बार इसे ज़रूर रीड कर लेना और अपनी बुक में भी एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, ये पहला चैप्टर था। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।